नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। और लेकर आए हूं बहुत ही महत्वपूर्ण और नया टॉपिक बायोलॉजी के बेस पे। 12th बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसके आधार पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे बात करनी है आज आपसे। इस टॉपिक को मैं आपसे डिस्कस करने के लिए चुना हूँ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए पुनर्योगज तकनीक के बारे में बात करूँगा मैं। ठीक है, मैं बताऊँगा आपको इसमें कि क्या टूल्स होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए क्या साधन होते हैं, ठीक है, क्या प्रोसेस होता है, किस तरह इसमें स्टेप्स होते हैं कि नए डीएनए का फॉर्मेशन इसमें हो जाता है, या सी डीएनए जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, उसका फॉर्मेशन होगा, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा उसका फॉर्मेशन होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नए वीडियो को जानकारी आपको तुरंत मिले। देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए पुनर्योगज तकनीक में इससे पहले के वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने वहाँ पर आनुवांशिक अभियांत्रिकी वो बताया था, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के उद्देश्य और महत्व के बारे में चर्चा किया था। ये जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी होता है, उस आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंस टेक्नोलॉजी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्लियर है? इसके द्वारा हम किसी एक जीव के ऐच्छिक डीएनए खंड को लेकर दूसरे जीव के डीएनए के साथ शरीर के बाहर, जिसको आप लोग बोलते हैं एनी ट्यूब और वाच ग्लास और पैक्टेडिस, उसमें एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद जो नया डीएनए बनता है उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। ठीक है, वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है उस डीएनए को किसी दूसरे इच्छित जीव में पहुंचाया जाता है जिसके कैरेक्टर को आप बदलना चाह रहे थे, जिसमें आप इच्छित गुण प्राप्त करना चाह रहे थे। रूपांतरित कोशिकाओं में होने वाले लगातार विभाजन के फलस्वरूप उसमें हर एक नई कोशिकाओं में वो जीन स्थानांतरित होकर पहुंच जाती है या जीन स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार उस नए जीव में जीन की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को, चूंकि जीन से जीन बनता है तो यहाँ पर जीन क्लोनिंग कहलाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में जिस जीव के डीएनए का उपयोग फॉरेन जीन के रूप में किया जाता है उसे डोनर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, उससे प्राप्त डीएनए या जीन को आप वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ने पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त होता है। अर्थात शुरुआत में मैंने कहा था आपसे कि जब हम इस टेक्नोलॉजी के द्वारा एक एनिमल के डीएनए को, ठीक है, मान लो ये एक एनिमल, इसको मैं नाम देता हूँ ए, एक दूसरा एनिमल मैं नाम देता हूँ बी। इस एक एनिमल के डीएनए खंड को, किसको, डीएनए खंड को निकाल कर दूसरे एनिमल के डीएनए खंड से, ये एक्सट्रैक्ट किया हुआ, आइसोलेट किया हुआ डीएनए का खंड होता है। ये एक एनिमल है, ए एनिमल है, ये सेकंड एनिमल है बी। ठीक है, दोनों से डीएनए के खंड को निकालकर दोनों को बाहरी माध्यम में, ठीक है, बाहर ही किसी वाच ग्लास में या पैक्टेडिस में, किसमें, वाच ग्लास या पैक्टेडिस में आपस में मिलाने के लिए रख देते हैं, मिलने के लिए रख देते हैं। दोनों मिलने के बाद यहाँ से एक तीसरे प्रकार के डीएनए का फॉर्मेशन होता है। किसका निर्माण होता है? एक तीसरे प्रकार के डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ये तीसरे प्रकार का डीएनए ही आरडीएनए होता है। क्या होता है? आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है। इसमें जो फर्स्ट एनिमल है जहाँ से हमने लिया एक डीएनए पूरे रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में बाहरी जीन के रूप में जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, किसका, बाहरी जीन के रूप में जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, इसको हम लोग डोनर कहेंगे। ठीक है, इसको डोनर कहेंगे, दाता, और इसको कहेंगे वेक्टर या वाहक। क्या कहेंगे? वेक्टर या वाहक कहेंगे। क्लियर है? आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, वेक्टर या वाहक। ये जो वेक्टर या वाहक होता है, इसकी पूरी कैरेक्टर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के दौरान। ठीक है, कैसे कार्य करता है वो भी बताऊंगा, तो वीडियो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ से बहुत छोटे छोटे सवाल एंजाइम्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना, एंजाइम्स के बारे में पूछा जाता है, वेक्टर के बारे में पूछा जाता है, वेक्टर की क्वालिटीज़ के बारे में चर्चा की जाती है, और छोटे छोटे और पॉइंट्स मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो पहले मैं चर्चा करता हूँ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी टूल्स के बारे में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कई टूल्स होते हैं, कई उपकरण होते हैं। मतलब मैं आपको इस वीडियो में पहले लेकर जा रहा हूँ टूल्स के बारे में।
किसके बारे में चर्चा करूंगा? टूल्स के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। उपकरण के लिए या साधन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि क्या क्या इस तकनीक के लिए साधन लगते हैं, क्या क्या उपकरण लगते हैं जिसकी सहायता से आप जेनेटिक इंजीनियरिंग को संपन्न करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया कि एक डोनर होता है और एक वेक्टर या वाहक होता है, इसके साथ में जोड़ने से ही क्या प्राप्त होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक नए प्रकार के डीएनए का निर्माण होता है। वेक्टर या वाहक के लिए हम फेजेस, प्लाज्मिड्स या दूसरे विषाणु के डीएनए का उपयोग करते हैं वेक्टर के रूप में। ठीक है, तो वाहक में भी एक वेक्टर आता है, याद रखेंगे। तो मैं शुरू करता हूं पहले डोनर से या दाता से, या ये कह सकते हैं कि आप फॉरेन डीएनए से शुरू करें। तो जितने भी प्रकार का जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस होगा उसका एक मेन एम यही होगा कि डीएनए या जीन को दूसरे जीव के जीनोम के साथ जोड़कर किसी अन्य जीव में इस प्रकार स्थानांतरित कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं कि वो अपने उत्पाद का उत्पादन आसानी से कर सके। मतलब उससे जो प्रोडक्ट हम प्राप्त करना चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट हम आसानी से और बेहतर तरीके से प्राप्त कर ले। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या उपकरण और टूल्स लगते हैं उसकी चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टूल्स के बारे में मैं बात करूं तो फर्स्ट टूल्स इसमें आता है जिसको हम लोग कहते हैं फॉरेन डीएनए। ठीक है, फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए का मतलब क्या हो गया, क्या होगा? फॉरेन डीएनए का मतलब होता है वह डीएनए जिसे हम किसी वेक्टर के द्वारा अन्य जीवों के जीनोम तक पहुंचाते हैं, उसे फॉरेन डीएनए कहते हैं। कहने का मतलब इसको हम डोनर भी समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, इसके 3 प्रकार हैं। ठीक है, फर्स्ट जो टाइप आता है इसमें ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री, बोलते हैं जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और इसी को हम लोग बोलते हैं सी डीएनए कहते हैं। क्या बोलते हैं? सी डीएनए कहते हैं। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, इस डीएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट पर तैयार किया जाता है। ठीक है, इसको तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? कौन सी प्रक्रिया है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा मैसेंजर आरएनए के टेम्पलेट से प्राप्त की जाती है। मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट से प्राप्त की जाती है। समझ में आया? ऐसे गेन करते हैं, हम इसे प्राप्त करते हैं। इस डीएनए को हम आइसोलेट करते हैं और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा इसका दूसरा स्ट्रैंड हम तैयार कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड इसमें आता है, इसका दूसरा टाइप है फॉरेन डीएनए का, वो होता है सिंथेटिक डीएनए। क्या होता है? सिंथेटिक डीएनए। ये जो सिंथेटिक डीएनए होता है, इस डीएनए को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से यानी फ्री न्यूक्लियोफॉस्फेट से तैयार किया जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन किससे करते हैं? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से। ठीक है, तो इसमें एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से इसको प्राप्त की जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, किसी न्यूक्लियोफॉस्फेट से प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया? सबसे पहले खुरान और उनके सहयोगियों ने 1965 में ई कोलाई का संश्लेषित डीएनए तैयार किया था, याद रखेंगे। सबसे पहले किसने? खुरान और उनके सहयोगियों ने ई कोलाई का संश्लेषित डीएनए प्राप्त किया था। नेक्स्ट इसमें थर्ड आता है, जो थर्ड टाइप में होगा फॉरेन डीएनए का, ये होता है रैंडम डीएनए बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रैंडम डीएनए। रैंडम डीएनए कहने का मतलब होता है, सैंपल कह सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए, या किसी जीव का वो गुणसूत्र डीएनए होता है, वो क्रोमोसोमल पार्ट्स होता है, वो जीन पार्ट्स होता है, जिसे आप स्पेशली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम्स के द्वारा छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर लिए हैं, तोड़ लिए हैं। ठीक है, मतलब समझ लीजिए ये किसी जीव का क्रोमोसोम कंटेन करने वाला किया हुआ डीएनए होता है। क्या होता है? क्रोमोसोम्स डीएनए होता है। ठीक है, जिसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में प्राप्त करके इसका उपयोग करते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया फर्स्ट फॉरेन डीएनए। अब सेकंड अगर टूल्स की बात करें, फर्स्ट था फॉरेन डीएनए, सेकंड टूल्स इसमें ये आता है। सेकंड टूल्स के बारे में जब हम लोग बात करें तो सेकंड टूल्स आपको पता होना चाहिए, ये होता है इसी के बारे में, जो होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विकर। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, ये इसको हिंदी में कहते हैं आप लोग प्रतिबंधन आणविक एंजाइम भी कहते हैं। प्रतिबंधन
एंडोन्यूक्लियस विकर भी कहते हैं। इसका काम होता है एक ऐच्छिक डीएनए खंड को, विशिष्ट डीएनए खंड को पहचान कर उसको टुकड़ों में तोड़ने वाला होता है, ठीक है, उसको ब्रेक करने वाला होता है, उसको टुकड़ों में तोड़ने की क्षमता रखने वाला होता है। तो देखिए इसमें क्या क्या प्रकार के आपको देखने को मिल सकता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जो डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचान कर उनको टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको आणविक कैंची के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, मॉलिक्यूलर सीजर के रूप में इसकी गिनती करते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विकर होता है, ये न्यूक्लियेजेस कहलाने वाले बड़े एंजाइम के वर्ग में आते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियेजेस कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सो एंडोन्यूक्लियेज और दूसरा होता है एक्सोन्यूक्लियस एंड देन एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, जिसमें से एक्सोन्यूक्लियस जो होता है ये किसी भी डीएनए खंड के आखिरी एंड को या फिर एंड को या स्टार्ट को, एंड और स्टार्ट को, मतलब आखिरी सिरे को काट करके निकालने का काम आता है। और सॉरी, ये एक्सो में लिख रहा था मैं, इसमें जो एंड सिरा होता है या स्टार्टिंग सिरा होता है डीएनए का, उसको कट करके निकालने के काम आता है एक्सोन्यूक्लियस। और जो एंडोन्यूक्लियस होता है, एंडोन्यूक्लियस, ये एंडोन्यूक्लियस डीएनए को भीतर किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर काट के निकालने वाला होता है, ठीक है। इनर साइड ऐसा लिख देता हूं मैं, इनर मतलब डीएनए के आंतरिक भागों को काट के निकालने की क्षमता रखने वाला होता है। समझ में आ गया? ये जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस होता है, या डीएनए की जो सीक्वेंस होता है उसके पहले लंबाई का, लेंथ का ऑब्जर्वेशन करता है, उसके बाद वो अपने विशिष्ट उस टेम्पलेट मतलब उस सीक्वेंस को पहचानता है जिसको वो काटने के लिए आया हुआ है। उसके बाद में वहाँ पर जो सुगर फॉस्फेट का जो बेस लेयर होता है उस जगह पर उसको काट के अलग करने की ये क्षमता रखता है। समझ में आए? अक्सर याद रखेंगे, जो एंडोन्यूक्लियस विकर होगा डीएनए में एक विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को पहचानने की क्षमता रखता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है पैलिंड्रोमिक डीएनए किसे कहते हैं, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या होता है। पैलिंड्रोमिक डीएनए, ठीक है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। मान लो किसी डीएनए के सीक्वेंस में, डीएनए में इस प्रकार के सीक्वेंस हैं, GAATTC है, ठीक है। ये इसको एंड की बात करें तो ये इस प्रकार का एंड है, ठीक है, 3 to 5 days, 3 days to 5 days ऐसा, ठीक है। ये डीएनए का हेलिक्स है, मतलब दोहरी कुंडली संरचना से बनी हुई होती है। तो इसमें क्या होगा, इधर 3 days होगा, इधर 5 days होगा, 3 to 5 days होगा, ठीक है। तो जी से हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा सी साइटोसिन जुड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन जुड़ता है, ए से डबल बॉन्ड के द्वारा थायमिन जुड़ता है, देन थायमिन, टी से डबल बॉन्ड ए जुड़ेगा एडिनिन, एंड देन फिर थायमिन से डबल बॉन्ड के द्वारा एडिनिन जुड़ेगा, एंड देन लास्ट सी से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ग्वानिसिन जुड़ेगा या ग्वानिन जुड़ेगा। क्लियर? ग्वानिन जुड़ेगा। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो डीएनए का सीक्वेंस है, आप इधर से भी पढ़ो आप GAATTC है, और इधर से पढ़ो GAATTC है, मतलब पैलिंड्रोमिक डीएनए का सीक्वेंस वह खास क्रम होता है जिसको दोनों क्षार के क्रम को दोनों ओर से पढ़े जाने पर, एक इधर से पढ़े हम इधर से पढ़े, तो वो अंग्रेजी के जो शब्द है वो समान मिलेंगे, मतलब जो सीक्वेंस है वो समान मिलेंगे। ये कहलाता है पैलिंड्रोमिक डीएनए का क्रम। इस पैलिंड्रोमिक डीएनए के क्रम को काटने की क्षमता रखता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विकर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इस सीक्वेंस को पहचानने का काम करता है। मान लो ये बहुत बड़ा डीएनए का खंड है, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये डीएनए का खंड है, समझ लीजिए आप। ये डीएनए है, ये थ्रेड है, हमने सीधा किया उसको, ठीक है। ये वो स्पेसिफिक थ्रेड है, ये स्पेसिफिक पार्ट है जिसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो विकर है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है एक स्पेशल प्रकार का एंजाइम EcoR1, ये इसको पहचानने की क्षमता रखता है। EcoR1 इसको डिसेक्ट करता है, अलग करता है। समझ में आया ना? कहाँ से अलग कर रहा है? पहले ये फॉरेन डीएनए से अलग करेगा, फिर वेक्टर डीएनए से अलग करेगा। सेम प्रोसेस में होता है। मान लो थोड़ी देर के लिए हम इसको वेक्टर समझे, क्या बोलेंगे इसको? वेक्टर या वाहक समझे, तो हमको एक फॉरेन डीएनए भी चाहिए रहेगा।
क्या चाहिए रहेगा, फॉरेन डीएनए भी चाहिए रहेगा, मतलब सेम सीक्वेंस का हमको डीएनए चाहिए, लाइक एस GAATTC। अब इसको सिंपल लिख रहा हूँ ना, ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड T डबल बॉन्ड T डबल बॉन्ड A डबल बॉन्ड A ट्रिपल बॉन्ड G, ठीक है, ये ऐसे जुड़ा रहता है। सीक्वेंस की बात करें तो ये हो गया 5 डेज, इधर हो गया 3 डेज, इधर हो गया ये 5 डेज, इधर हो गया 3 डेज, ठीक है। तो समझिए ये जो डीएनए का खंड है ये भी किसी का डीएनए खंड है, ये ऐसा, समझ गए। तो ये डीएनए का खंड समझ लीजिए इसको। इसको हम लोग अगर नाम दे, ये तो वेक्टर था, अब इसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन, क्या बोलेंगे, फॉरेन बोलेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो फॉरेन डीएनए से और वेक्टर डीएनए से दोनों से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वीकर इसको पहचानने की क्षमता रखता है, उस स्पेसिफिक खंड को, स्पेसिफिक पार्ट को, इसको ये डिसेक्ट करता है, अलग करके हटा देता है। अलग करके जब हटाता है तो कैसे हटाता है, उसका जो शुगर और फास्फेट का जो स्ट्रैंड होता है उसको अलग करता है। शुगर फास्फेट कहाँ होता है, साइड साइड किनारे पर, उसको अलग करेगा तो ये टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद क्या होता है, ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का स्टिकी एंड और इसके स्टिकी एंड, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसका इस सीक्वेंस का स्टिकी एंड कैसे होगा, G ट्रिपल बॉन्ड C A डबल बॉन्ड T A डबल बॉन्ड T T डबल बॉन्ड A T डबल बॉन्ड A C डबल बॉन्ड G होगा। क्लियर है। अब इसमें जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, GAATTC C TTAAG होगा, ट्रिपल डबल 1 2 3, ठीक है, ये हो गया सीक्वेंस आपका, ठीक है। अब मैं कहता हूं जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो एक पार्टिकुलरली एक स्पेस को, एक हिस्से को अलग करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर अब सर्कल कर रहा हूं, इसको अलग कर दिया, कैंसिल कर दिया यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से हटा दिया, वेक्टर से हटा दिया, और ये फॉरेन डीएनए से हटा दिए। इसमें फॉरेन डीएनए से क्या हटेगा, लाइक ये हटा, ठीक है, ये दोनों हट गया, ठीक है। जहां पर हट रहा है वहां पर यहाँ पर स्टिकी एंड बन जाता है, जिस जगह पर बन रहा है यहाँ पर स्टिकी एंड बन जाता है। स्टिकी एंड मतलब जुड़ने के लिए स्पेस देने वाला एंड है ये, ठीक है। यहाँ पर ये स्टिकी एंड है, इधर यहाँ पर स्टिकी एंड हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखिए यहाँ का ये सीक्वेंस हट गया, यहाँ का ये सीक्वेंस हो गया। अब क्या होगा, तीसरे क्रम में दोनों आपस में जुड़कर क्या बना लेगा, इसका और इसका दोनों आपस में जुड़ के एक नया सीक्वेंस बना लिया। यहाँ से इस सीक्वेंस को हमने हटाया, इस सीक्वेंस को हमने हटाया, मतलब एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है वो हटाने का कार्य कर रहा है, इस सीक्वेंस को और इस सीक्वेंस को हटाने का काम कर रहा है। मैंने जो सर्कल बनाया है इस सर्कल वाले हिस्से को हटा रहा है। अब दोनों आपस में कैसे जुड़ जाएगा, इसके पूरे सीक्वेंस इस सीक्वेंस के साथ में आके जुड़ जाएगा, और नीचे का सीक्वेंस के जगह में ये सारे सीक्वेंस आके जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से नया डीएनए का खंड बन जाता है, ठीक है। आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, अगर मैं इसको रेड से ऐसा शो करूं, इसको ब्लू से शो करता हूं, ठीक है। अब क्या होगा, जो नए प्रकार के डीएनए का खंड बनेगा कैसे बनेगा देखिए, ठीक है। एक कैपिटल G, इसी का कैपिटल C, ठीक है। नेक्स्ट A हटा है तो A यहां से, ये मैं लिख रहा हूं ब्लू से, ब्लू ऊपर वाला को पूरा लिख देता हूं, AATTC, ठीक है। नीचे वाला सीक्वेंस क्या था, ये वाला TTAAG था, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको नया सीक्वेंस बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये जो नया सीक्वेंस बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये G इसका वेक्टर कराएगा, ये देखिए नया सीक्वेंस बन गया डीएनए का, समझ में आ गया। ये जो डीएनए का नया सीक्वेंस बनता है, इसी सीक्वेंस का नाम होता है रिकॉम्बिनेट डीएनए। क्या बोलते हैं इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेट डीएनए कहते हैं। क्लियर है, क्या बोलेंगे इसको, रिकॉम्बिनेट डीएनए कहते हैं। समझ में आया, आप देख के समझ पा रहे होंगे, ये हो गया रिकॉम्बिनेट डीएनए, समझ में आया। तो इसको अलग करने का काम, उसको हटाने का काम किसने किया है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने किया है, ठीक है। ये हो गया इसका सेकेंड टूल्स। अब बात करते हैं हम थर्ड टूल्स के बारे में। थर्ड टूल्स क्या क्या होता है देखिए, ये थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, ध्यान रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, बल्कि ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें जो थर्ड
टूल होता है सी, तीसरा टूल जो होता है ये स्पेशली इसको बोलते हैं हम लोग क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं, जो शुरू में चर्चा किए थे हम लोग। क्लोनिंग वेक्टर हिंदी में इसको कहते हैं वाहक। वाहक क्या होता है, जान लीजिए कि हर कोशिका में दूसरे फॉरेन प्रकार के जो सेल्स होती है उसको नष्ट करने की एक नेचुरल कैरेक्टर पाई जाती है उसमें, उसको फॉरेन समझकर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है, एंटीबॉडीज के कारण वो नष्ट हो सकता है। तो उससे बचने के लिए जो जीन है या डीएनए के टुकड़े हैं उसको सीधे किसी कोशिका के अंदर प्रविष्ट ना कराकर, उसको इंटर ना करा के, उसको पहले वेक्टर के साथ में जोड़ा जाता है। किसके साथ में जोड़ा जाता है? वेक्टर के साथ में जोड़ा जाता है। वेक्टर के साथ में जोड़ने के बाद ही उसको किसी दूसरे सेल में प्रवेश कराया जाता है या इंटर कराया जाता है। तो इसमें जो वेक्टर का नाम आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे वेक्टर मिलेंगे आपको, लाइक एज प्लाज्मिड्स वायरसेस। इस वायरस से एक विशेष प्रकार के जीन शुरू में बताया था ना, SV40 मैंने लिखा था, सिमियन वायरस बोलते हैं इसको, SV40 वायरस से SV40। ठीक है, क्लियर है। और मिल सकता है जैसे चूहों में हर्पीस और एडिनो वायरस का उपयोग करते हैं, ऐसा करके आपको अलग अलग जगह कंटेंट के रूप में मिल सकता है। ठीक है, इसी में और आता है कॉस्मिड एंड फेजेस। क्या आता है? कॉस्मिड्स एंड फेजमिड बोलते हैं, जिसको हम लोग फेज भी बोलते हैं, इसको कॉस्मिड भी बोल देंगे, कॉस्मिड भी कहेंगे इसको, कॉस्मिड्स भी कह सकते हैं, फेजमिड्स भी कह सकते हैं, फेजमिड भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है एक विशेष प्रकार के एनिमल से प्राप्त करते हैं, जिसको हम लोग बैक्टीरियल सेल कहते हैं, उससे प्राप्त करते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, मतलब ये ह्यूमन निर्मित है। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का उपयोग आनुवंशिक अभियांत्रिकी में अब ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होता है उसके नॉन कोडिंग रीजन जैसे टीलोमियर्स को जोड़कर बनाया जाता है इसमें। ठीक है, इसमें जो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, इसमें ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, जो मैमल्स है उसके लिए मैमेलिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, उन सबका उपयोग करते हैं, याद रखना। तो वेक्टर से संबंधित सवाल ये पूछा जाता है, एक अच्छे वेक्टर के क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए। तो इसमें याद रखना, इसमें डुप्लीकेशन की क्षमता होनी चाहिए, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, वेट है, वो बहुत कम होना चाहिए, ताकि ज़्यादा मास वाले, ज़्यादा वजन वाले, ज़्यादा अनुभार वाले जिनको इसमें जोड़ सके। इसका आइसोलेशन और इसका प्यूरिफिकेशन आसान होना चाहिए। होस्ट सेल से में जब ये अंदर इंटर करे तो ये जो वाहक होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का विनष्टीकरण नहीं होना चाहिए, मतलब इसका विनष्टीकरण नहीं होना चाहिए, ये नष्ट नहीं होना चाहिए उसके अंदर जाकर, डिग्रेशन नहीं होना चाहिए उसका, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो ऐसे आता है ये वेक्टर। वेक्टर के बाद में इसमें और जो टूल्स आता है वो होता है सी हो गया। नेक्स्ट टूल्स आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेक पॉलीमरेज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज कहने का मतलब होता है ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। स्पेशली क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, याद रखेंगे। डीएनए पॉलीमरेज शब्द का प्रयोग शुरू में हो चुका है, पॉलीमरेज प्रकार का एंजाइम। ठीक है, जो कि थर्मस एक्विटिकस में पाया जाता है। ये किस में मिलता है? थर्मस एक्विटिकस में मिलता है। ये एक एनिमल नेम है, याद रखेंगे। थर्मस एक्विटिकस में टिकस में पाया जाता है। लगभग 72 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक तापक्रम पर भी आसानी से एक्टिव रहता है, आसानी से काम कर पाता है। इसका उपयोग जो हम लोग करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के समय करते हैं, जिसकी सहायता से डीएनए की संख्या में वृद्धि की जाती है। पीसीआर का टाइम में इसका उपयोग कर सकते हैं, जिसकी सहायता से नंबर ऑफ डीएनए को बढ़ाया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होगा, इस एंजाइम की सहायता से आप आरएनए से डीएनए बना सकते हैं। रिवर्स का मतलब ही होता है जब आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो। किसका? जब आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो तब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। इसकी खोज रेट्रोवायरस में टेमिन और बाल्टीमोर नामक साइंटिस्ट ने किया था, याद रखेंगे। टेमिन और बाल्टीमोर नामक साइंटिस्ट ने रेट्रोवायरस की खोज की थी। रेट्रोवायरस से इसकी खोज की थी। किसका? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का खोज किया था टेमिन और बाल्टीमोर ने। डीएनए को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, मतलब यहाँ से जो डीएनए हम लोग प्राप्त करते हैं, कैसे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रक्रिया से। आरएनए से डीएनए से जो बनता है
आरएनए से जो डीएनए बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सी डीएनए के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो टूल्स है वो इस प्रकार से आता है, इसका नाम आता है आर्टिफिशियल जीन। जैसे एक आप पढ़े थे ना उसमें क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर के रूप में, तो ऐसे ही आर्टिफिशियल जीन भी होता है। आर्टिफिशियल, अब नाम से स्पष्ट है, आर्टिफिशियल जीन का मतलब ह्यूमन बींग्स ने या साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इसको अपने सहायता से अपनी लैबोरेटरी में इसको तैयार किया। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन्स को एक तंत्र से दूसरे सिस्टम में प्रविष्ट कराने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ होता है से आर्टिफिशियल जीन। इसने स्वयं जीव से प्राप्त किया जाता है, मतलब विभिन्न आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा न्यूक्लियोटाइड्स की सहायता से बनाया जाता है। इसको आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा न्यूक्लियोटाइड से बनाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड से बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, आर्टिफिशियल जीन बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज ये जो एंजाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ का ध्यान रखेंगे सारे एंजाइम्स के बारे में आप लोग। डीएनए जो लाइगेज एंजाइम है, ये इस एंजाइम का उपयोग डीएनए के दो खंडों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, डीएनए सेगमेंट, ज्वाइंटर कह सकते हैं आप लोग, इसको जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है एल्केलाइन फॉस्फेटेज या फॉस्फेट। एल्केलाइन फॉस्फेटेज, ये जो एल्केलाइन फॉस्फेटेज है ये डीएनए के 5 डेज एंड से फॉस्फेट समूह को हटाने में उपयोगी होता है। एल्केलाइन जो फॉस्फेट होता है डीएनए के 5 डेज एंड से फॉस्फेट फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है, हटा देता है, याद रखेंगे आप लोग। तो ये हो गया वो सारे टूल्स जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में उपयोग की जाती है। अब एकदम फटाक से हम लोग आते हैं उस प्रक्रिया में जिसका उद्देश्य इस वीडियो को बनाना था। स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्योजन डीएनए तकनीक के चरण, स्टेप्स। ठीक है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग प्रकार के एग्जाम में छोटे छोटे कंटेंट के रूप में पूछा जा सकता है। इसको आप बड़े ध्यान से और अच्छे से तैयार रखेंगे या कर लेंगे। समझ में आया? तो चलिए शुरू करते हैं। रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्निक ये कैसे काम करेगा, ये कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, डीएनए पुनर्योजन तकनीक के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि किसी सोर्स से हम डीएनए को पहले प्राप्त करते हैं, उसके पश्चात हम लोग जो ऐच्छिक गुणों से युक्त या वांछित गुणों से युक्त जो डीएनए होता है उसको एंजाइम की सहायता से पहले वेक्टर से जोड़ते हैं। शुरू में मैंने बता दिया है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेक्टर से जोड़ते हैं और किसी बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रविष्ट कराया जाता है, मतलब किसी जीवित जंतु में उसको प्रविष्ट करा दिया, जैसे उसको इंटर करा दिया जाता है। ये सारे कार्य तब तक अधूरे होते हैं जब तक कोई बाहरी जीन पोषक जीव में अपना पदार्थ बनाना ना शुरू कर दे। कहने का मतलब जिस जीव को हम जिस नए बने हुए जीन को हम किसी दूसरे के अंदर ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, तब तक प्लांट करने के बाद जब तक वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करेगा, प्रतिकृति वहाँ पर नहीं बनाएगा, अपनी संख्या को नहीं बढ़ाएगा, तब तक ऐसा नहीं कहेंगे कि वो सफल हुआ या वो एक्टिविटीज़ या वो टेक्निक कंप्लीट हुई। ठीक है, तो देखिए स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला स्टेप्स के बारे में अगर बात करते हैं तो पहला स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ जीन और डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट, वांछित जीन या ये कहें कि डीएनए खंड को प्राप्त करना। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, आइसोलेशन ऑफ जीन और डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट, ये याद रखेंगे। मतलब आप किसी वांछित जीन को या डीएनए खंड को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले किसी बाहरी वांछित जीन दाता जो डोनर होगा, उन कोशिकाओं से आप डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से कट करके अलग कर लेते हैं। ठीक है, इस के लिए हम आरएनए से जो प्राप्त सी डीएनए है या जीन है उसका भी उपयोग किया जा सकता है या किया जाता है। इस जीन को पैसेंजर डीएनए, ठीक है, या डोनर डीएनए
पैसेंजर डीएनए या डोनर डीएनए कहते हैं। आरएनए से प्राप्त सी डीएनए या जीन का उपयोग भी कर सकते हैं आप इसके लिए, इसको पैसेंजर डीएनए या डोनर डीएनए कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, पहला प्रक्रिया मैंने जो बताया वो बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। ठीक है, मैं आपको एक आउटर ड्रा करके बता देता हूँ। जी देखिए, मैं इसमें एक आउटर ड्रा करके आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिए, रेखी चित्र देख सकते हैं आप, इससे जल्दी समझ जाएंगे। आइसोलेशन ऑफ जीन और डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट, मैंने कहा कि वांछित जीन या डीएनए खंड को आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, हमको एक आउटर डीएनए लेना पड़ता है, मतलब एक्सटर्नल डीएनए हम लेंगे। मान लो ये जो सीक्वेंस है ये डीएनए का है, ये हो गया एक डीएनए का खंड हो गया, क्लियर है, ये एक डीएनए के खंड, इसको क्या कहेंगे हम लोग, फॉरेन डीएनए कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, फॉरेन डीएनए, क्या कहेंगे, फॉरेन डीएनए कहते हैं। ठीक है, हम कर लिए। अब इसमें से क्या करते हैं कि अभी हमने कहा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। एक ही एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आप एक्सटर्नल या फॉरेन डीएनए पर और क्या बोलते हैं वेक्टर डीएनए के विशिष्ट जगहों को काटने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा डीएनए का खंड हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार का, इस प्रकार का, मान लो ये वेक्टर है, क्या है, वेक्टर डीएनए है, ये क्या है, वेक्टर डीएनए। तो दोनों डीएनए के खंड से एक स्पेसिफिक खंड को अलग करने के लिए हम उपयोग करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है ना, एक ही प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विकर की सहायता से दोनों डीएनए के ऐच्छिक खंड को हम अलग कर सकते हैं। मान लो इस एंजाइम की सहायता से हमने अलग किया, ठीक है, ये अलग कर दी हमने ऐच्छिक खंड को, ये हमने अलग कर दिया इसका। ठीक है, इसका भी एक खंड हम अलग कर देते हैं, वेक्टर के साथ में जोड़ते हैं, ऐसा पढ़े ना आप, काट के वेक्टर के साथ में जोड़ते हैं। तो कैसे करेंगे हम, तो इस पूरे खंड को कटने के बाद मान लो ये इस प्रकार का आपको प्राप्त होता है। इस प्रकार का प्राप्त होता है। ये जो गैप बचा है ये कटा हुआ मानिए इसको। ठीक है, तो ये हो गया कटा हुआ, समझ में आ गया, दो कट गया। अब क्या करेंगे, जो पहला था उसमें हमने कहा कि जो जीन होता है, जो डिजायर्ड डीएनए होता है, उसको हम अलग कर देते हैं एंडोन्यूक्लियस विकर की सहायता से। और इसी में दूसरा पॉइंट मैं बताना भूल गया था, दूसरा पॉइंट के लिए आप क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल वेक्टर, मतलब यहाँ पर आप अच्छे उपयोगी वाहक का चयन करते हैं, ये सेकंड होता है ना, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल वेक्टर। ठीक है, तो हम जिस डीएनए खंड की सहायता से नए डीएनए बनाने जा रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने जा रहे हैं, उसके लिए मान लो ये वेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, ये अच्छा काम कर सकता है, तो हमने इसको लिया है, वेक्टर डीएनए को लिया है। तो क्या करेंगे, आनुवंशिक अभियांत्रिकी की उपयोगिता और आवश्यकताएं सबकी अलग अलग होती है। उसको बाहरी रूप से ढोने के लिए सही प्रकार के प्लाज्मिड, कास्मिड, फेज्मिड, जीवाणुभोजी, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं जिसको, इसका डीएनए का चयन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से प्राप्त टीआई प्लाज्मिड का उपयोग केवल पौधों में किया जाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, एक स्पेशल टाइप के वेक्टर होता है टीआई एंजाइम। टीआई एंजाइम जो होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से प्राप्त किया जाता है, जिस वेक्टर का उपयोग सिर्फ प्लांट में किया जाता है, याद रखेंगे, किसमें किया जाता है, प्लांट में, इसलिए ये स्पेशल है, याद रखेंगे। टीआई ट्यूमिफेसियंस किससे प्राप्त किया गया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से टीआई प्लाज्मिड प्राप्त किया गया है, जो कि सिर्फ प्लांट के रिकॉम्बिनेशन के लिए काम आता है, या रिकॉम्बिनेट टेक्नोलॉजी में वहां पर काम आएगा, एनिमल के लिए काम नहीं करता। ठीक है, तो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ सुटेबल वेक्टर। उसके बाद में थर्ड इसमें जो प्रोसेस होता है वो बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेन जीन एंड वेक्टर और प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको कॉम्बिनेशन मतलब मिलाने की प्रक्रिया, एकदम सरल है। कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेन जीन, कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेन जीन एंड वेक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेन जीन एंड वेक्टर और प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेट डीएनए। अब क्या करेंगे, जो हमने अलग अलग वेक्टर के खंड और अलग फॉरेन डीएनए के खंड, वेक्टर के खंड और फॉरेन डीएनए के खंड निकाले हैं, इसको एक कल्चर्ड मीडियम में, किसमें,
किसी कल्चर्ड मीडियम में, किसी पात्र में, किसी संवर्धित माध्यम में या बाहर क्या करेंगे, इस फॉरेन डीएनए के टूटे खंड को, अलग हुए आइसोलेट हुए खंड को इस वाहक डीएनए के खंड से क्या करेंगे, अलग एक जगह पर क्या कराएंगे, उसको संलयित होने के लिए रख देंगे। क्या क्या है इसमें, एक है फॉरेन डीएनए, ठीक है, और दूसरा है वेक्टर डीएनए। समझ में आए? ये दोनों डीएनए एक विशेष प्रकार का लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए, ठीक है। लिंकर डीएनए किसको बोलेंगे, ठीक है, इसके लिए T4 या डीएनए लाइगेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया था डीएनए के दो खंडों को, ये भी डीएनए ये भी डीएनए है, तो डीएनए को खंडों को जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज करता है। कौन करता है, डीएनए लाइगेज करता है। मतलब लिंकर डीएनए के रूप में किसका प्रयोग कर रहे हैं, लाइगेज एंजाइम का उपयोग कर रहे हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम का उपयोग कर रहे हैं। दोनों के साझे प्रक्रिया के कारण और यह लाइगेज एंजाइम के कारण क्या होगा, वाहक के जो वलयाकार डीएनए अणु है वो रैखिक डीएनए में बदल जाता है। वाहक रैखिक, देखो जो वलयाकार है ना, ये रैखिक में बदल, कैसे रैखिक में बदलेगा, देखो ये जो खंड है इस जगह पर जाके प्लेस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको इस प्रकार से ड्रा ऐसा कर देता हूँ, देख लीजिए आप लोग, ये हो गया आपका वाहक, ठीक है, ये खंड जो टूटा था, जो ब्रेक हुआ था, क्लियर है, समझ लीजिए इतना बड़ा खंड ब्रेक हुआ था। अब क्या करेंगे, इसी में मैं आगे चला रहा हूँ, ये क्लियर है। तो ये था फॉरेन डीएनए का हिस्सा, और इसके आगे जो बन रहा है ये है वेक्टर डीएनए। क्या है, वेक्टर डीएनए है, क्लियर है, ये बन गया, ठीक है। ये जो नया डीएनए बना है इसी डीएनए को हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, क्या बोल रहे हैं इसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। कब, जब कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेन जीन एंड वेक्टर जीन की प्रक्रिया संपन्न कराते हैं, तब दोनों जो डीएनए का खंड है एक निश्चित और उचित तापक्रम पर एक लिंकर डीएनए, जिसको हम लोग कहते हैं लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज की सहायता से नए प्रकार के रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है। ये जो एंड है यहाँ पर स्टिकी एंड रहता है, याद रखेंगे आप लोग, स्टिकी एंड रहता है जिससे वो चिपकता है। इधर भी स्टिकी एंड होगा, जो इससे पहले मैंने बताया था स्टिकी एंड, ये दो आपस में चिपक कर बनता है। अब क्या होता है, इसमें जो फोर्थ प्रोसेस आती है, चौथी प्रक्रिया आती है, ये रिकॉम्बिनेट डीएनए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेट डीएनए इनटू होस्ट सेल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेट डीएनए इनटू होस्ट सेल्स। कहने का मतलब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है इसको पोषक कोशिका में स्थानांतरित कराने की प्रक्रिया होगी, ठीक है ना। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है इसको किसी पोषक कोशिका में स्थानांतरित कराने की प्रक्रिया होगी। उस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया के पश्चात, ये रूपांतरण या स्थानांतरण की प्रक्रिया के पश्चात हम एक निश्चित होस्ट सेल या एक डेफिनेट होस्ट सेल में उसको एंटर कराएंगे। मान लो एक सेल है यहाँ पर, ये एक सेल है, ठीक है, और ये सेल के रूप में जिसका प्रयोग करते हैं, इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपको हमेशा इसी का मिलेगा। ये है, मान लो ई कोलाई है, क्या है, ई कोलाई की एक सेल है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, होस्ट, क्लोनिंग होस्ट बोलेंगे इसको, क्लोनिंग होस्ट है, पोषक है। इसमें इंटर कराते हैं इसको। जब इंटर कराते हैं तो ये जो डीएनए है इसके अंदर पहले आता है, इसके अंदर आ गया, आने के बाद क्या करता है, ये अपनी संख्या को लगातार बढ़ाते जाता है, ग्रो करते जाता है। ग्रो इस प्रकार से करता है कि लगातार सेल डिवीजन के पश्चात ये अपनी संख्या को लगातार ग्रो करेगा, लगातार बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना हुआ है उसको होस्ट सेल के अंदर हम प्रविष्ट कराते हैं। इसके लिए कुछ प्रक्रिया होता है, जैसे एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा होता है ट्रांसडक्शन बोलते हैं जिसको हम लोग, रूपांतरण कह सकते हैं आप लोग उसको, और तीसरा होता है ट्रांसफर ऑफ वेक्टरलेस डीएनए और जीन, वाहक रहित डीएनए या जीन का स्थानांतरण, ठीक है। आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी चलन में है उसके हिसाब से बिना बाहरी जीन को बिना वाहक
के जोड़े, बिना वाहक के साथ में जोड़े किसी दूसरे जैविक सिस्टम में या फिर बायोलॉजिकल सिस्टम में या किसी होस्ट सेल में प्रविष्ट करा दिया जाता है। तो 3 प्रक्रिया होगा, ठीक है। कौन कौन सा? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन जिसको हम लोग कहते हैं रूपांतरण भी कह सकते हैं, ठीक है, ट्रांसडक्शन या वेक्टरलेस, ट्रांसफर वेक्टरलेस, थर्ड इसमें आता है वेक्टरलेस। वेक्टरलेस कहने का मतलब है बिना वाहक के जोड़ दिया जाता है। आजकल इतनी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग हो चुकी है। क्लियर है, समझ गए आप? ठीक है, तो ये एक सेल में आई, समझ में आए। अब आखिरी में क्या होगा? सबसे 5वीं और लास्ट प्रक्रिया इसमें जो होता है, आखिरी प्रोसेस जो होता है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का, वो कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए क्या होगा, बहुत पावरफुल है ये, याद रखेंगे। इसमें होता है स्क्रीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल, स्क्रीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल, स्क्रीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल अर्थात रूपांतरित पोषक कोशिकाओं की पहचान। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपका जो एक्सपेरिमेंट है, टेक्नोलॉजी है, जो आपने तकनीकी की सहायता से एक प्रोसेस किया, वो उसकी सफलता, उसका सक्सेस इस बात पर निर्भर करता है कि जो यहाँ पर ट्रांसडक्ट या फिर ट्रांसफॉर्म या वेक्टरलेस प्रकार के जो जीन का होस्ट सेल के अंदर को भेजा गया है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है या नहीं। कहने का मतलब जो रूपांतरित पोषक कोशिका है उसकी पहचान आवश्यक हो जाती है। इस दौरान बाहरी जीन द्वारा नए प्रकार के पदार्थ की उपस्थिति के आधार पर वो नए प्रकार के पदार्थ बनाते जाते हैं। कहने का मतलब डीएनए पुनर्योगस की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी होती है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली सेल डिवीजन होगा, आपसे ये समझ लीजिए। सेल डिवीजन के पश्चात ये इस प्रकार से ऐसे बनाते जाएंगे। जब सेल डिवीजन के पश्चात ऐसी कोशिकाएं बढ़ते जाएंगी तो क्या होगा? इसके अंदर डीएनए के स्ट्रक्चर भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 से 4 ऐसे बनते जाएगा सेल डिवीजन के पश्चात। ये कहा जा रहा है, पहले उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको स्क्रीनिंग करेगा, वो उस लायक है कि नहीं। उसके बाद में क्या करेगा? लगातार अपनी संख्या को बढ़ाएगा। इस प्रकार संख्या को कैसे बढ़ाएगा? सेल डिवीजन के द्वारा बढ़ाएगा। हर कोशिका में उसका पहुंच बनेगा, ठीक है। इस प्रक्रिया के द्वारा ह्यूमन बींग्स में, सेम इसी प्रक्रिया के द्वारा मानव समुदाय में इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है ई कोलाई नामक जीवाणु से, ठीक है। किसका उत्पादन किया जाता है? इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है ई कोलाई नामक जीवाणु से। याद रखना, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए का सबसे बढ़िया और बेटर एग्जाम्पल है। अगर कोई एग्जाम्पल पूछे तो आपको पता होना चाहिए इंसुलिन फॉर्मेशन, ठीक है, इंसुलिन फॉर्मेशन फ्रॉम ई कोलाई सेल से इंसुलिन का फॉर्मेशन किया जाता है। समझ में आ गया ना? जो इस्चेरिचिया कोलाई होता है वहाँ से वाहक लेते हैं, याद रखेंगे। ह्यूमन सेल से उस जीन को निकाला जाता है। अगर मैं यहाँ पर आपको इंसुलिन का फॉर्मेशन बता दूँ तो कोई कमी नहीं है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिए, ये जो फॉरेन डीएनए है, इसको हम लोग ये समझे, ये जो डीएनए है इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन सेल का डीएनए समझते हैं। चलो, ह्यूमन सेल का डीएनए, मैं यहाँ पर इंसुलिन का फॉर्मेशन बता रहा हूँ इसी में। इसको हम ह्यूमन सेल समझे थोड़ी देर के लिए, और इसको वेक्टर को हम लोग कहेंगे, इसको बैक्टीरियल सेल समझे, बैक्टीरियल सेल समझते हैं अगर, कि ई कोलाई का ये सेल है, क्या ई कोलाई का। और ई कोलाई से हमने क्या कौन से डीएनए को निकाला है? वेक्टर वाले खंड को निकाला है। वेक्टर मतलब वाहक को, ठीक है। मतलब दोनों के खंड को ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विकर की सहायता से हमने अलग कर लिया, कट कर लिया। अब दोनों को आपस में बाइंड होने के लिए एक पात्र में रख दिए, आपस में बंधित होने के लिए रख दिए, कंजुगेट संलयित होने के लिए रख दिए। और संलयित किसके माध्यम से होगा? डीएनए लाइगेज एंजाइम या लिंकर डीएनए की सहायता से होगा। समझ में आए? जब वो दोनों एंजाइम, दोनों डीएनए के खंड आपस में मिलेंगे, किसका प्लाज्मिड, जो ई कोलाई का जो वेक्टर है वो, और दूसरा ह्यूमन सेल का जो डीएनए का खंड है, वो दोनों आपस में मिलकर रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाएगा। अब इस रिकॉम्बिनेट डीएनए को फिर से इस बैक्टीरिया सेल में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। समझ गए? इस बैक्टीरिया सेल में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। किसी में? ई कोलाई में। ई कोलाई शुरू में था, ई कोलाई आखिरी में, इसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो ह्यूमन सेल का जो जीन हमने लिया था वो इंसुलिन जीन है। कैसे जीन है? मान लो ये इंसुलिन जीन है, यहाँ पर देख लीजिए, इंसुलिन जीन है ये,
कैसा जीन है? ये इंसुलिन जीन है, ये ह्यूमन सेल का। तो आखिर में क्या बनाने वाली सेल बनेगी? इन दोनों सेल में इंसुलिन के उत्पादन करने वाला क्षमता आ जाएगी, इंसुलिन प्रोडक्शन की क्षमता आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार मानव निर्मित इंसुलिन का उपयोग किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसुलिन का उपयोग किया जाता है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत कारगर औषधि है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मानव निर्मित इंसुलिन का आविष्कार किया गया था, उस इंसुलिन का नाम है ह्यूम्यूलिन। अगर आपने शुरू में सुने होंगे या कहीं पर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं, नहीं सुने हैं तो जान लीजिए, मानव निर्मित इंसुलिन है ह्यूम्यूलिन। ह्यूम्यूलिन इसका नाम याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, ये अभी वर्तमान में जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से जीवाणुओं के द्वारा बनाए जाने वाला हार्मोन है। सबसे पहले हार्मोन का डिस्कवर इसी के माध्यम से किया था, इसी प्रक्रिया के द्वारा किया गया था वैज्ञानिकों के द्वारा, ये याद रखेंगे। क्लियर है, आप समझ गए होंगे। तो ये तो हो गया वो सारे तकनीक जो एनिमल में होगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक की अगर उपयोगिता की बात करें तो उपयोगिता किसी से छुपी नहीं है। क्या काम कर सकते हैं ये मैंने बता दिया कि इंसुलिन का उत्पादन कर रहे हैं का मतलब। अब इसकी सहायता से प्रोटीन, हार्मोन्स, इंटरफेरॉन, विटामिन, मोनोक्लोनल बॉडीज का व्यापारिक तौर पर आप इसका उत्पादन कर सकते हैं, वैक्सीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, आप एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए जो बनता है वो इसी प्रक्रिया से बनाई जाती है, जो हार्ट में या फिर किसी भी प्रकार के आर्टरी और वेंस में धमनी और सीरा में कभी थक्का बन जाता है, ब्लॉकेज बन जाता है, तो उस थक्का को गलाने के लिए साइक्लोस्पोरिन जो बनता है इस प्रक्रिया से बनाया जाता है। कई प्रकार के अल्कोहलिक पेय, डेयरी के प्रोडक्ट और कई प्रकार के बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर या बायो फर्टिलाइजर का फॉर्मेशन, केमिकल प्रोडक्ट में एसिड वगैरह का फॉर्मेशन, स्टेरॉइड्स का फॉर्मेशन इसके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं पौधों में आनुवांशिक रूपांतरण की, ये दूसरा टॉपिक है, याद रखेंगे। पौधों में ये थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ, भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ चलेगा। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इन प्लांट, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इन प्लांट में कैसे होता है, मैंने थोड़ा सा चर्चा इसके बारे में इसलिए करना चाहा क्योंकि डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक में ये माना गया था कि इसके माध्यम से सारे एनिमल, सारे प्लांट में किया जा सकता है, लेकिन ये पौधों में लगभग असंभव, याद रखना। ठीक है, पौधों में इसलिए असंभव है कि पौधे के लिए कोई प्लाज्मिड नहीं मिलता, लेकिन फिर भी बाद में साइंटिस्ट ने कई ऐसे आविष्कार किए जिसके माध्यम से ये संभव हो गया। इसके लिए इन्होंने प्रयोग किए एक विशेष प्रकार का सूक्ष्मजीव, एक बैक्टीरिया, इसका नाम आपको पहले भी मैंने लिया था आपके लिए, इसको बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस नामक जीवाणु का उपयोग किया गया, जिसके माध्यम से एक विशेष प्रकार का एंजाइम्स जिसको बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड, क्या बोलते हैं, ये प्लाज्मिड है, याद रखेंगे, प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड की खोज हुई, जिसके बाद नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा गया। इस जीवाणु को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा गया जब उसमें टीआई प्लाज्मिड की खोज कर दी गई, जिसकी सहायता से पादप की किस्मों में बदलाव संभव हो पाया। ठीक है ना, विभिन्न प्रकार का टमाटर, सरसों और सूरजमुखी वगैरह का उत्पादन इसके माध्यम से किया जाने लगा, टीआई प्लाज्मिड के उत्पादन के द्वारा। समझ में आ गया। तो पौधों में जो होता है प्लाज्मिड द्वारा रूपांतरण, वो होगा टीआई प्लाज्मिड, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं अलग से कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आप सिंपली ध्यान में रखेंगे। जिस प्रक्रिया में एनिमल के लिए हार्मोन्स का डिस्कवर करते हैं, हार्मोन्स को उत्पादित करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसी प्रक्रिया से पौधे में गुण को चेंज किया जाता है, उसके कैरेक्टर को बदला जा सकता है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।